बारे में, लाइट के बारे में। चलो कौन बताएंगे लाइट के बारे में थोड़ा सा? आनंद सो रहे हैं क्या? हाँ तो चलो बताओ, प्रकाश क्या है ये बताओ। प्रकाश लाइट है। अरे वो तो दोनों लिखा हुआ है, प्रकाश और लाइट। हाँ बताओ कोई क्या है? हमने थोड़ा सा प्रकाश के बारे में आपको पहले भी बताया है क्लास में। एक प्रकार की तरंगे, लेकिन किस प्रकार की तरंगे? दृश्य तरंगे हैं। ये आंसर सही नहीं है। अरे उसी को हम प्रकाश तरंगे या दृश्य तरंगे कहते हैं, दोनों चीज एक ही है। किसी वस्तु पर जब कोई प्रकाश पड़ता है फिर वो परावर्तित होकर हमारी। अरे नहीं, ये तो परावर्तन हो गया, ये तो परावर्तन हो गया है ना। प्रकाश कहाँ से हुआ? ये प्रकाश क्या है ये समझना। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है प्रकाश? ऊर्जा का एक रूप है जो कि आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पाई जाती है। किस रूप में होती है ये? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। हमने आपको विद्युत चुंबकीय जब तरंग पढ़ाया था तो उसमें हमने प्रकाश भी लिखाया था, याद है? हम इसलिए बोल रहे थे कि हमने आपको प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो याद रखेंगे प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि किस रूप में, किस तरंग के रूप में होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों। अब ये बताओ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खास बात क्या है? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वेरी गुड। क्योंकि इसी का मेन ये इसकी जो मेन क्वालिटी है वो यही है कि इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो याद रखिएगा कि पेपर में अगर आ जाए कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए कि नहीं होती, तो बिल्कुल नहीं होती। अगर माध्यम नहीं भी है तो भी ये चल देंगे, अगर माध्यम है तो भी ये चल सकती। जैसे हम जो सूर्य से जो प्रकाश आती हैं, किरणें आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, हमारे यहाँ पे क्या है? माध्यम है ना, गैस है तो माध्यम है। जल में भी प्रकाश तरंगे जाती हैं तो जल भी क्या है? एक प्रकार का मीडियम है, माध्यम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती हैं, इसलिए इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम है तो भी ये चल देंगे, अगर माध्यम नहीं है तो भी ये चल देंगे। अब प्रकाश तरंगों के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? खोज किसने की थी प्रकाश तरंगों की? न्यूटन ने की थी। भूल गए हैं क्या? प्रकाश तरंगों की खोज किसने की? न्यूटन ने। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं प्रकाश से संबंधित, जैसे प्रकाश का फोटान सिद्धांत। प्रकाश का फोटान सिद्धांत है, इसी को कहते हैं कणिका सिद्धांत। क्या कहते हैं? कणिका सिद्धांत। फोटान सिद्धांत में क्या कहा गया था? ये सिद्धांत दिया किसने था? याद रखेंगे न्यूटन ने दिया था। पेपर में आ जाए कि फोटान सिद्धांत या कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने ये कहा कि जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं इनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसलिए इसे हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कणिका सिद्धांत। प्रकाश से संबंधित एक और सिद्धांत दिया गया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेन ने दिया था। याद रखेंगे किसने दिया था? हाइगेन। इन्होंने क्या ये कहा कि जो हमारी प्रकाश होती है वो तरंगों के रूप में चलती है, स्पेशली किन तरंगों के रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश से संबंधित एक और सिद्धांत दिया गया था, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत। प्रकाश का व्यतिकरण, डेविएशन कहते हैं इसको। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। याद रखेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। और एक और प्रकाश से संबंधित सिद्धांत दिया गया था, प्रकाश का कौन सा सिद्धांत एक और बचा है आपका? बताओ। प्रकाश का कणिका सिद्धांत हो गया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हो गया, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत हो गया। एक प्रकाश का आपका गणितीय रूप दिया गया था जो कि किसके द्वारा दिया गया था बताइए? विद्युत चुंबकीय गणितीय रूप दिया गया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, या फिर कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप। विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप, तो ये किसने दिया था? गणितीय रूप किसने दिया था बताइए? ये वाला सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप किसने दिया था? और ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्लास में, शायद आप लोग को याद ना हो। मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था?
मैक्सवेल ने। तो याद रखेंगे कि प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि किन तरंगों के रूप में चलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और प्रकाश किरण के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने था? न्यूटन ने बताया था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होते हैं, इसलिए इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकते हैं और माध्यम में भी चल सकते हैं। हमारे प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत है, जैसे कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया, व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया और विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। ठीक है, तो ये आपके पेपर में पूछा गया है। स्पेशली ये क्वेश्चन आपके पेपर में अभी जो रेलवे का पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था कि व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखेंगे व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया, तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया, कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया और विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं। हमने कहा कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, मतलब जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो, और माध्यम में भी चल सकता है। तो दोनों में अंतर कैसे होगा? जब निर्वात में भी चलेगा और माध्यम में, दोनों में अंतर यहाँ पे आ जाता है प्रकाश के वेग में। किसमें परिवर्तन आ जाता है? प्रकाश के वेग या चाल में। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है। और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पेपर में अगर आए कि बताइए प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होगी, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में, जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता और माध्यम में क्या हो जाती है? थोड़ा सा कम। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि बताइए प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ लें कि जल में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल जो है, वेग जो है वो जल में कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम पूछ लें कि तारपीन के तेल में कितनी होती है, तो तारपीन के तेल में याद रखेंगे कि हमारी प्रकाश की जो चाल होती है तारपीन के तेल में होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितनी होती है प्रकाश की चाल? कांच में कितनी होती है? 2 मीटर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम पूछ लें आपसे नायलॉन में कितनी होती है, तो नायलॉन में कितनी होगी? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के वेग के बारे में बताया किसने? तो प्रकाश के वेग के बारे में बताया था रोमर ने। किसने बताया था? रोमर। अगर पेपर में जाए कि प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग के बारे में किसने बताया, तो रोमर ने बताया। अभी हमने बताया आपको कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है और माध्यम में क्या होती है? कम होती है। हम देख रहे हैं क्योंकि माध्यम में हमारा कितना होती है प्रकाश की चाल, निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम जल में जाते हैं तो जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में कितनी हो जाती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नायलॉन में कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्भर किस पे करता है? तो निर्भर दो चीज़ों में करता है। एक निर्भर करता है माध्यम के अपवर्तनांक पर। प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्भर करती है आपके माध्यम के अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक मतलब, अब माध्यम का अपवर्तनांक समझ लेना, थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में समझना। माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब है माध्यम कैसा है इस पर निर्भर करती है। अगर दो तरह का माध्यम होगा, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम। सबने सुन के रखा है कि दो तरह के माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए हवा किस प्रकार का माध्यम होगा, इन दोनों में से हवा किस प्रकार का माध्यम होगा? अगर हम दो चीजें लिखते हैं, मान लीजिए हवा लिख दिया और एक हमने लिख दिया पानी, तो बताइए इसमें से कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है? हवा क्या होगा? विरल। और पानी क्या होगा? सघन। क्योंकि दोनों में प्राप के अणु हैं, गैस के अणु हैं, और पानी में पानी के अणु हैं। तो आपको पता है कि गैस के अणु थोड़ा सा क्या होते हैं पानी की अपेक्षा दूर, और पानी के थोड़ा सा अणु क्या होते हैं पास पास। तो जिसके अणु पास पास होंगे वो माध्यम कैसा बन जाएगा? सघन। और जिसके अणु दूर दूर होंगे वो कैसा हो जाएगा? विरल। तो प्रकाश की जो चाल होती है, आप बताना, सोच के बताना कि विरल माध्यम में ज़्यादा होगी कि सघन माध्यम में?
विरल माध्यम है, जिसमें आपके गैस के कण जिसमें दूर दूर होंगे तो प्रकाश आराम से क्या हो सकेगा, जा सकेगा। लेकिन सघन माध्यम में वहीं पे क्या होगा, वो थोड़ा सा रुक रुक कर या फिर उसके प्रकाश का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया निर्वात में, भाई निर्वात में कोई गैस ही नहीं होती, इसलिए चाल क्या होती है, बहुत अधिक होती है। थोड़ा सा गैस में जाएगा तो निर्वात की अपेक्षा गैस में कम हो जाएगा, लेकिन पानी में जाएगा तो पानी में गैस की अपेक्षा और क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो प्रकाश की चाल निर्भर करती है माध्यम पर, दूसरा निर्भर करती है उसके प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो माध्यम के साथ क्या क्या होती है, परिवर्तित होती जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, माध्यमों के साथ तरंग दैर्ध्य क्या होती जाती है, परिवर्तित। क्या परिवर्तित नहीं होता ये बताइए। कभी भी जो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। अब प्रकाश की आवृत्ति कौन बताएंगे, हमने लिखाया था कितना होता है, 10 की घात 16 से 10 की घात 14 हर्ट्ज। तो याद रखेंगे आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, परिवर्तित क्या होता है, हमारी तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाता है, हमारा माध्यम भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हमारे कभी भी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। चाल अब दोनों पे डिपेंड कैसे करता है, 10 की घात 14 से 12 होती है। चलो अब समझना, चाल किसके अनुक्रमानुपाती होती है, चाल अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होती है तथा तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो अब इसको कौन बताएंगे कि इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब हुआ क्या है, यहाँ पे बताओ, इसका मतलब कौन बताएंगे। अगर हम तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो चाल में क्या परिवर्तन होगा, कम हो जाएगी, या फिर ये उल्टा हो गया है शायद, रुक जाओ। तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा होगी तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, ज़्यादा होगी। तरंग दैर्ध्य पर थोड़ा सा आपका ये उल्टा हो गया है, तरंग दैर्ध्य जो होता है इसके अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा प्रकाश कलर है या रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा किसका होता है, लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैगनी की होती है। अब ये सारी चीज़ें एक बार में फिर से समझना है आपको, क्योंकि ये लिखना है। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पाई जाती है, इसलिए निर्वात में भी क्या कर सकती है, आ जा सकती है। प्रकाश तरंग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था और इससे संबंधित 4 प्रमुख नियम है। कणिका सिद्धांत दिया न्यूटन ने, तरंग सिद्धांत दिया हाइगन ने, व्यतिकरण सिद्धांत दिया थॉमस यंग ने और विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप दिया मैक्सवेल ने। हमारा जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने ज्ञात किया। और हमारा जो प्रकाश का वेग है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य तथा माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। चाल आपकी जल में कितनी होती है, 2.25 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में इसकी होती है चाल 2.04 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में होती है 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और नायलॉन में कितनी होती है 1.96 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने बताया कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। एक चीज और होती है हमारे प्रकाश में पाई जाती है दोहरी प्रकृति। क्या पाई जाती है प्रकाश में, दोहरी प्रकृति मतलब बताओ, सोच के, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आप बताओ कि दोहरी प्रकृति का मतलब क्या है। ड्यूअल नेचर मतलब 2 तरह की प्रकृति होगी। कैसे, एक तरंग के रूप में होती है, एक कणों के रूप में होती है। आपका जो प्रकाश है ये बोला गया है कि जो प्रकाश होता है हमारा, जो हमारी प्रकाश तरंग है उसमें दोहरी प्रकृति होती है, मतलब वह कणों के रूप में भी पाई जाती है। कणिका सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के अनुसार हमारा जो प्रकाश है वो कणों के रूप में पाया जाता है और हाइगन के अनुसार हमारा जो प्रकाश है वो किस रूप में पाया जाता है, तरंग। चूँकि दोनों ही सत्य कह रहे थे इसलिए इसको हम बोला गया कि प्रकाश जो हमारी होती है उसमें कैसी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। अब कैसे,
जैसे हमने फोटान सिद्धांत के अनुसार मान लिया कि कण के रूप में हो गई, क्योंकि फोटान सिद्धांत सत्य है इसलिए हमने मान लिया कि जो हमारा प्रकाश है वो कण के रूप में हो गया। और ये भी बताया गया है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कैसा हो गया, विद्युत चुंबकीय हो गया। तो तरंग भी बन गया और कण भी बन गया। इस कारण से हमारे प्रकाश में कैसी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। आ गया सबको समझ में? अब ये सब कुछ जितना लिखा है ना वो सब कुछ लिखना है आपको और याद करना है। अभी लिखो पहले, फिर याद करना बाद में। लिखो, हेडिंग करिए। अच्छा, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? भैया हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में आपको प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इस विज्ञान को क्या कहेंगे जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशिकी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स। चलिए लिखिए, हेडिंग करिए प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, मतलब चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। लिखेंगे ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी कहलाता है। ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स कहलाता है। अब लिखिए प्रकाश से संबंधित सिद्धांत। प्रकाश से संबंधित सिद्धांत। और ये जो 4 लिखे हुए हैं इनको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, ये ठीक है, ये पेपर में आता है इसलिए याद रखिएगा इस पॉइंट को। चारों नोट कर लीजिए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया। और विद्युत चुंबकीय का गणितीय रूप किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। नोट करिए इसको। कैसी होती है? तो प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है, क्योंकि वो कणों के रूप में भी होते हैं और तरंगों के रूप में भी होते हैं। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। लिखिए, हेडिंग करिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट लिखेंगे। प्रकाश की दोहरी प्रकृति हेडिंग कर लीजिए। सबने इसको लिख लिया? चलिए लिखिए। प्रकाश कभी कभी कण के समान तथा कभी कभी प्रकाश कभी कभी कण पार्टिकल्स, प्रकाश कभी कभी कण के समान तथा कभी कभी तरंग के समान, प्रकाश कभी कभी कण के समान तथा प्रकाश कभी कभी तरंग के समान व्यवहार करता है, तरंग के समान व्यवहार करता है।
तरंग के समान व्यवहार करता है, इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। दोहरी प्रकृति कहते हैं। चलिए अब हेडिंग करिए प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल भी लिख सकते हैं। लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से चलती है। यह निर्वात में माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से चलती है। यह निर्वात में माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से चलती है। ज़्यादा तेजी से चलती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। रोमर वैज्ञानिक हैं। रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था तथा प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया था तथा प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक और किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेवलेंथ, है ना। तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं लिख पाए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं अपवर्तनांक और आपका तरंगदैर्घ्य कहलाता है वेवलेंथ। चलो ये लिख लीजिए, चाल अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिख लीजिए, प्रकाश की चाल अनुक्रमानुपाती किसके होगी? तरंगदैर्घ्य के और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगी? माध्यम के अपवर्तनांक के। ये बना लीजिए, माध्यम के अपवर्तनांक। इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी अधिक होगी उसकी चाल भी क्या हो जाएगी? उतनी अधिक हो जाएगी। और जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी प्रकाश की चाल भी क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जो जितना अधिक होगा उधर वाले का मान भी क्या होगा? उतना अधिक होगा। चलो लिखिए, इतना बना लिया सबने। प्रकाश का वेग अनुक्रमानुपाती है आपके तरंगदैर्घ्य के और व्युत्क्रमानुपाती है किसके? अपवर्तनांक के। लिखेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। प्रकाश की चाल कम हो जाती है तथा अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। तथा अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है। अतः सघन माध्यम में
सघन माध्यम में अतः सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम अतः सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। इसी प्रकार आगे लिखेंगे, इसी प्रकार जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसी प्रकार जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। और यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है तो वेग भी कम हो जाता है। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है तो वेग भी कम हो जाता है। दोनों को पॉइंट याद रखना है। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है ज़्यादा तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रकाश की चाल निर्भर किस पे करती है, एक तरंग दैर्घ्य पर और एक माध्यम के अपवर्तनांक पर, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने है। इसलिए अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तो चाल भी ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य कम तो चाल भी कम। और अपवर्तनांक उसके क्या है, अपोजिट पे है, इसलिए अपवर्तनांक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो चाल कम हो जाएगी और अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर पेपर में आ जाए कि बताइए सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होगी, तो विरल माध्यम में क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सघन माध्यम में क्या होगी, कम होगी। चलिए एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश, ये बात याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। दूसरा स्टार पॉइंट लिखेंगे, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपने क्या समझा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। तो किस प्रकाश रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, लाल का, तो अपवर्तनांक क्या होगा लाल का, सबसे कम। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम, तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे समझ में। चलो एक और स्टार पॉइंट लिखो। अच्छा आप बताओ, लिखोगे क्या है, आप बताओ कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड? तो 20 सेकेंड भी बोलते हैं, मैक्सिमम जो है 20 सेकेंड भी बोला जाता है, लेकिन 16.6 सेकेंड भी होता है। तो चलो लिखो एक स्टार पॉइंट बना के। और सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, 16.6 सेकंड का समय लगता है, 16.6 सेकंड का समय लगता है। अब हेडिंग करिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल।
विभिन्न माध्यमों में डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। अब ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको पूरा आपको नोट करना है। ये निर्वात में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, ये आपको पूरा नोट करना है। ये पूरा नोट कर लीजिए सब कोई। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में? पेपर में दो तो जरूर आता है, एक जल आता है, निर्वात तो होता ही है, एक आपका कांच आता है। तो याद रखिएगा ये तीन आपको इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है लेकिन तीन आपके ज़्यादातर आते हैं। निर्वात में कितनी होगी आपकी, क्या हुआ? हाँ, रॉक सॉल्ट में भी होती है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे लिखा है। हो गया, लिखो। एक चीज और करा दें। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा आनंद, ये बताइए कि प्रकाश कैसे चलती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी चलती है कि सीधी रेखा में चलती है? कैसे चलती है मतलब? सीधी रेखा में। हमेशा प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। अगर प्रकाश के सामने आप कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश उसको भेद कर आगे क्या कर जाती है? निकल जाती है। याद रखिएगा, है ना। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। अगर आ जाए कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलती है कि नहीं, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। प्रकाश को टेढ़ा मेढ़ा चलना नहीं आता। हो गया। अब हेडिंग कर लीजिए प्रकाश का परावर्तन। जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तब तो 3 दिन में कंप्लीट होगा सब। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होता है ना। अरे भाई, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, समझना, दो वर्ड हैं जो बहुत अच्छे से कंफ्यूजन करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। आया समझ में? तो अभी हेडिंग करना है प्रकाश का परावर्तन। अब बचपन से पढ़ रहे हैं आप प्रकाश का परावर्तन, है ना। 6th क्लास से आपने पढ़ना शुरू किया होगा प्रकाश का परावर्तन। तो चलो अब 6th क्लास से शुरू किया है तो सब कुछ आप ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शिल्पी आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइए प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहेंगे? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसकी दिशा में ही, उसी दिशा में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सतह है और यहाँ से प्रकाश आई है और उसी दिशा पे क्या हो जाएगी? उसी दिशा में नहीं, उसी माध्यम। उसी माध्यम में। दिशा का मतलब आपने ये कह दिया कि आप इसी दिशा पे आए प्रकाश और उसी दिशा पे क्या हो गए? परावर्तित। ये नहीं, माध्यम में, उसी माध्यम में परिवर्तित। दिशा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो, अब शिल्पी ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है, थोड़ा सा गलत हो गया था कि जब कोई प्रकाश किरण, अब मान लो यहाँ पे सूर्य था, ठीक है, और यहाँ पे आपने छोटे में तो ये बहुत किया होगा सबने, कांच का समझ लो, एक कांच लिया है आपने और सबको पता है नीचे की सतह क्या होती है? पॉलिश की हुई होती है। नीचे पॉलिश जरूर लगाना, नहीं तो कांच के आर पार हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो नीचे पॉलिश लगाना पड़ेगा, तब ये सतह क्या बनेगी? चमकदार बन जाएगी। ऊपर की सतह चिकनी होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए सूर्य से प्रकाश किरण आए और प्रकाश किरण यहाँ से आकर आपकी चिकनी सतह से टकराकर क्या होगी? उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आती है तो उससे टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। यही प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। और परावर्तन के कुछ नियम भी बताए गए हैं। कौन कौन से नियम बताए गए हैं बताओ? पहला तो
और प्रकाश किरण जहाँ से परिवर्तित होता है इस बिंदु को हम कहते हैं आपतित बिंदु। कौन सी बिंदु कहते हैं? आपतित बिंदु। जो किरण आती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रेस, इसको कहेंगे इंसिडेंट रेस। और जो परावर्तित होती है इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रेस। और जो बीच में हमने ये खींची है लाइन आपकी सीधी बिल्कुल, वो क्या है? अभिलंब, इसको हम कहते हैं अभिलंब। और ये आपके नियम बताते हैं, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में होगी उस एंगल को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। और जो हमारी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा वो क्या होगा? परावर्तन कोण। चलो इतना सब कोई जानते हैं। अब पहला नियम कौन बताएंगे? पहला नियम ये कहा गया था कि जो हमारी आपतित किरण है और हमारी जो परावर्तित किरण है और जो हमारा अभिलंब डाला गया है वो तीनों एक ही बिंदु पर क्या होंगे? स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए लिखिए इसके बारे में। अब इतना तो सब कोई जानते थे, अब क्या समझाया जाता है ना। चलो लिखो, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग कर लीजिए और लिखिए, समझाएंगे कल ज़्यादा। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर चिकनी सतह पर आपतित होती है या टकराती है, किसी माध्यम से चलकर चिकनी सतह पर टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगा? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस चित्र को बनाना है तो इस चित्र को बना लीजिए। सूर्य को मत बनाना, हम इसको मिटा देते हैं, है ना। तो अगर बनाना है चित्र तो आप इसको बना लीजिए। तो पहले नियम लिख लीजिए, पहले नियम बोल दें, लिख लीजिए। प्रथम नियम लिखिए, परावर्तन के नियम हेडिंग करिए, परावर्तन के नियम लिखिए। पहला नियम, आपतित किरण इंसिडेंट रेस, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम लिखिए, दूसरा नियम बोले, लिखिए। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण ऐसा लिखना था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप बना सकते हैं चित्र, अब आप चित्र बना सकते हैं। ये थीटा बना लीजिए, यहाँ पे थीटा मान लेंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कल जितना हो सकेगा अधिक से अधिक आपका ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। अपवर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और भी इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी हो जाएंगी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। और क्या कराना है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, क्योंकि दर्पण से आपके चित्र बनने वाला क्वेश्चन आता है ना कि बताइए कहाँ पे अगर प्रकाश का जो किरण है यहाँ आपका आ रहा है, फोकस से जा रहा है, तो क्या होगा, माध्यम में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ये सब कुछ हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे।